हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल EDU में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 1857 का विद्रोह को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। भारतीय इतिहास के विषय पर मैं इससे पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप वह सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 1857 के कारण, 1857 के जो विद्रोह हुए थे उनके कारण को समझते हैं। 1857 का विद्रोह कैसे भड़का, इसके कारण क्या थे? इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण। जैसा कि हम सभी समझते हैं कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे शासन आरंभ हो चुका था, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी यह व्यापारियों द्वारा शासित एक संगठन था जो ब्रिटेन से भारत में व्यापार करने के लिए आया था, पर वह अपनी कपट छल से अपने सैन्य शक्ति के बल पर भारत पर शासन करने लगा। चूँकि यह व्यापारियों का संगठन था तो वह अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा रहे थे, चाहे उसे अपना फ़ायदा अगर निकालना हो, इसके लिए किसी भारतीय का शोषण करना पड़े, अमानवीय व्यवहार करना पड़े, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें बस अपनी कंपनी का खजाना भरना था। तो शुरुआती कारण या मुख्य कारण हम इसे मान सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख कारणों में किसानों का शोषण, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार क्षेत्र में एकाधिकार हो चुका था, क्योंकि वो आधुनिक तकनीक से भारत की पारंपरिक व्यापारिक जो व्यवस्था थी उसको चुनौती दे रहा था, जिसमें वह सफल भी हुआ। हमारे भारतीय व्यापारिक जो परंपरा से चली आ रही तकनीक थी वह उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार क्षेत्र पर एकाधिकार हो गया। बंगाल में स्वयं को स्थापित करने के पश्चात इसने भारतवर्ष में अपनी शक्ति, युद्ध तथा संधियों के जरिए अपने साम्राज्य को, अपने शासन को आगे बढ़ाया। यहाँ से धन एकत्र करने के लिए जहाँ तक संभव हुआ भूमि व्यवस्था के नए उपाय निकाले। इनका भारतीय व्यापार क्षेत्र पर एकाधिकार हो ही चुका था, और इनका जो मुख्य आय का स्रोत था वह भूमि था, क्योंकि भूमि से ही कच्चे माल तैयार होते थे, और यह कच्चे माल ब्रिटेन ले जाकर फिर उसे नए रूप में परिवर्तन कर भारतीय बाजार में लाते और उसे वापस यहीं बेचते थे। उनका मुख्य आय का स्रोत यहाँ का भूमि ही था। इसके लिए वे जितना संभव हुआ भूमि व्यवस्था के नए उपाय निकाले, जिसमें अस्थाई, रैयतवारी और महलवारी एक से बढ़कर एक दमनकारी नीति उन्होंने अपनाई। अस्थाई भूमि व्यवस्था में जो बंगाल प्रेसिडेंसी तथा उत्तर भारत के बड़े हिस्से में लागू थी, कृषकों को भूमि पर वंशानुगत स्वामित्व अधिकार नहीं दिया गया जो उन्हें पहले प्राप्त था। किसान जिन्हें भूमि उनके वंशारूप उन्हें प्राप्त हुआ था, उनका स्वामित्व उनसे छीन लिया गया। राजभक्त जमींदार तथा राजस्व संग्रहकर्ता को अब भूमि का स्वामित्व अधिकार दे दिया गया,
जो कंपनी के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे उन जमींदारों को तथा जो राजस्व संग्रह करते थे उन लोगों को अब भूमि का स्वामित्व अधिकार दे दिया गया। किसानों की हैसियत घटाकर एक सामान्य काश्तकार की हो गई थी। मतलब किसानों की अब ऐसी हालत हो चुकी थी कि वह एक मजदूर बनकर रह गए थे। उन्हें अपनी भूमि पर उनका अधिकार नहीं रह गया था। परंतु नए भूस्वामियों को भी पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया। जो कंपनी के प्रति समर्पित जमींदार तथा राजस्व संग्रह करता थे उन्हें भी भूस्वामी का पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया। उनकी स्थिति को जानबूझकर अधर में लटकाए रखा गया। किसानों से प्राप्त लगान में से वे जो किसानों से लगान प्राप्त करते थे उनमें से 10/11वां हिस्सा उन्हें कंपनी को देना पड़ता था। ऐसा नहीं कर पाने पर उनकी संपत्ति को दूसरों के हाथ बेच दिया जाता था। न तो किसानों को जो वंशानुगत भूमि प्राप्त थी उसका स्वामित्व अधिकार दिया गया, बल्कि इसके अलावा जो कंपनी के प्रति समर्पित जमींदार तथा राजस्व संग्रह करता थे उन्हें भी पूर्ण रूप से इसका स्वामित्व अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। अगर वे किसानों से प्राप्त लगान में से 10/11वां हिस्सा कंपनी को नहीं देते तो उनसे उनकी संपत्ति छीनकर दूसरे को बेच दिया जाता था। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वे अपनी स्वामित्व को बचाने के लिए निश्चय ही किसानों पर जोर जबरदस्ती कर उनसे कर वसूलते होंगे। अन्य भूमि व्यवस्था भी कोई बेहतर नहीं थी। हर स्थिति में इन किसानों को अपनी हैसियत से ज़्यादा लगान भरना पड़ता था और अगर कभी कोई प्राकृतिक विपदा जैसे सूखा व बाढ़ हुई तो उन्हें बाध्य होकर महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था जो उनसे अत्यधिक सूद लेते थे। इससे खेतिहर कर्ज के बोझ से इतना ज़्यादा दब जाता था कि उन्हें मजबूर होकर अपनी भूमि इन महाजन जिनसे वे ब्याज लेते थे उनके हाथ बेच देनी पड़ती थी। यही कारण है कि ग्रामीण समाज में ये महाजन बहुत अधिक घृणा से देखे जाते थे। प्रशासन के निम्न स्तरीय अधिकारी भी किसानों पर अत्याचार करते थे और छोटे से छोटा बहाना बनाकर इनसे पैसा ऐंठ लेते थे। अगर ये खेतिहर किसान न्याय की उम्मीद लेकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते तो उनकी बर्बादी निश्चित होती थी। जब फसल अच्छी होती थी तो खेतिहरों को पुराना कर्ज चुकाना होता था और जब खराब होती तो कर्ज का बोझ दुगुना हो जाता था। अधीनस्थ कर्मचारियों, न्यायालयों तथा महाजनों के बीच इस संगठन से ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे किसान व्याकुल हो उठे और सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी अवसर का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। तो पहला जो मुख्य कारण हमने पढ़ा वह किसानों का शोषण, जो कि इसके लिए 1857 की क्रांति के लिए मुख्य कारणों में से था। इसके अलावा जो मुख्य कारण थे वो थे रियासतों का विलय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सहयोगियों को भी नहीं बख्शा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पैर फैला रही थी तो वो कई यहाँ के जो रियासत थे उनको अपना सहयोगी बनाया, पर जैसे जैसे इनकी स्थिति मजबूत होती गई वो उन रियासतों को भी नहीं छोड़े। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह के कुप्रशासन के बहाने अवध का देसी राज्य भी डलहौजी ने अंग्रेजी शासन में मिला लिया। जो कभी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जैसे 1856 में नवाब वाजिद अली,
उसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह कहकर अपने राज्य में मिला लिया कि इनका शासन सही ढंग से नहीं चल रहा है। कुप्रशासन के बहाने अवध को इन्होंने अपने शासन में ले लिया। इसके पहले 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर तथा झांसी को इस बहाने मिला लिया था कि उनका कोई वंशानुगत अधिकारी नहीं था। इस विलय से इन राज्यों के शासक इतने क्षुब्ध हो उठे कि झांसी की रानी और अवध की बेगम अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन बन गए। स्थिति और बदतर हो गई जब अंग्रेजों ने नाना साहेब को, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, पेंशन देने से इनकार कर दिया। अवध के विलय से सिपाहियों में भी रोष था, क्योंकि अधिकांश सिपाही अवध के ही निवासी थे। इस कार्रवाई से उनके देश प्रेम और गौरव को ठेस पहुंची। इसके अतिरिक्त चूंकि उनके रिश्तेदारों को अब भूमि कर ज़्यादा देना पड़ता था, इससे सिपाहियों की आमदनी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। तो रियासत का विलय भी मुख्य कारण था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आवाज़ उठाने में पीछे नहीं रही, क्योंकि गलत तरीके से उनके रियासत को अंग्रेजी शासन अपने शासन में मिला रहा था, चाहे कुप्रशासन के नाम पे हो, चाहे कोई वंशानुगत अधिकारी नहीं होने के कारण। इसके 1857 के क्रांति के या विद्रोह के अन्य कारणों में अंग्रेजी शासन का विदेशीपन भी एक मुख्य कारण था। ब्रिटिश शासन की अलोकप्रियता का दूसरा कारण था उनका परायापन। वे भारतीयों से कभी भी मेल जोल नहीं बढ़ाते थे, यहाँ तक कि उच्च वर्ग के भारतीयों का भी वे तिरस्कार करते थे। वे भारतवर्ष में बसने नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ यहाँ से पैसा घर ले जाने आए थे। इस कारण भारतीय कभी भी उनके प्रति घनिष्ठता नहीं बढ़ा पाए। इसके अन्य मुख्य कारणों में सिपाहियों पर प्रभाव। 1857 की शुरुआत सिपाही विद्रोह से हुई थी। ये सिपाही मुख्यतः उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के किसानों के वर्ग से आए थे। जैसा कि हमने देखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषक नीतियों से किसान वर्ग गरीबी तथा बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहा था। इसका प्रभाव सिपाहियों पर भी पड़ा। 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था, वह कहीं न कहीं सिपाहियों से ही यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसके कई कारण थे। जैसे ये जो सिपाही थे, यह मुख्यतः ऐसे परिवार से आते थे जो किसान वर्ग से संबंधित थे, और अंग्रेज़ों की ऐसी नीति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की ऐसी नीति थी कि वे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल रहे थे। इसका प्रभाव यह पड़ता था कि इन सिपाहियों को जो वेतन मिलता था, वह कहीं न कहीं उन करों की भरपाई करने में ही खत्म हो जाती थी। मतलब ये हुआ कि वो जिस उद्देश्य से सिपाही में भर्ती हुए थे कि वे अच्छी जगह एक नौकरी प्राप्त करेंगे और उनका परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो पाएगा, जिस सोच के साथ वह सिपाही में भर्ती हुए थे, यह अब वो चीज़ पूरी नहीं कर पा रहे थे। इस तरह वे उनकी अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की इन नीतियों से धीरे धीरे कहीं न कहीं उनमें रोष उत्पन्न हो रहा था।
इनमें से अधिकांश कृषि से प्राप्त आय की कमी को दूर करने के लिए सेना में भर्ती हुए थे। सेना में भर्ती होने का कारण उनका यही था कि वो जो किसानों से किसानी करके जो उन्हें हानि हो रही थी उस कमी को भरपाई करने के लिए सेना में भर्ती हुए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने अनुभव किया कि ऐसा कर पाना उनके वश में नहीं है। उनको 7 से 8 रुपये का मासिक वेतन मिलता था, जिनमें से उन्हें अपने भोजन, वर्दी तथा व्यक्तिगत सामानों के वहन के लिए भी चुकाना पड़ता था। एक भारतीय सिपाही का निर्वाह व्यय भारत में ब्रिटिश सिपाही पर आने वाले व्यय से 1/3 था। इसके अलावा भारतीय सिपाहियों के साथ ब्रिटिश अधिकारी अभद्र व्यवहार करते थे। उन्हें हमेशा गाली दी जाती थी और अपमानित किया जाता था। भारतीय जवान अपनी बहादुरी और महान युद्ध सामर्थ्य के बावजूद सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा सकते थे। यहाँ उनके साथ एक और भेदभाव की जाती थी। उनके अंदर कितनी भी बहादुरी, चाहे महान युद्ध कौशल ही क्यों न हो, इसके बावजूद भी भारतीयों को सूबेदार के पद से ऊपर की पदोन्नति नहीं मिलती थी, जबकि इंग्लैंड का एक नवनियुक्त सैनिक सीधा पदोन्नति पा सकता था। ये कई कारण थे जिससे सिपाहियों में भी असंतोष बढ़ा और उन्हें 1857 की विद्रोह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा जो मुख्य कारण था वह था धर्म का खतरा। सेवा सुविधाओं में आई गिरावट के अतिरिक्त एक और कारण भी था जिससे सिपाही बगावत पर उतर आए। उनको ऐसा लगने लगा कि ब्रिटिश शासन द्वारा उनके धर्म पर हमला हो रहा है। ऐसा संदेह आम जनता में भी पैदा हो रहा था। मिशनरियों के धर्म परिवर्तन के रवैये तथा कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने लोगों के मन में यह डर पैदा कर दिया था कि उनका धर्म खतरे में है। कई स्थानों से ईसाई धर्म में परिवर्तन के समाचार मिले। सरकार चर्च को अपने खर्चे से चलाती थी और कई जगह मिशनरियों को पुलिस सुरक्षा भी प्रदान करती थी। ये कई कारण थे, जैसे सरकारी खर्चे पर ईसाई मिशनरी को चलाना, उन्हें सुरक्षा प्राप्त करना और कईयों जगह से धर्म परिवर्तन के समाचार मिलने लगे। इससे जनता में ही नहीं बल्कि सैनिकों में भी असंतोष फैलता गया और वो अपने धर्म के प्रति सचेत होते चले गए। कहीं ना कहीं उनके मन में डर बैठ गया कि हो ना हो ये ब्रिटिश कंपनी उनके धर्म को नुकसान पहुंचा रही है। इन सभी असुरक्षा भाव को लेकर भी 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। इसके बाद सिपाहियों को अपनी जाति चिन्ह जैसे तिलक लगाना आदि पर पाबंदी लगा दी गई। 1856 में एक एक्ट पास हुआ जिसके तहत नए भर्ती होने वाले जवानों को आवश्यकता पड़ने पर विदेश में भी सेवा करने की शपथ लेनी पड़ती थी। इन सब से सिपाहियों की रूढ़िवादी मान्यताएं हिल उठी और उन्होंने कई बार इन नीतियों के विरुद्ध जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसे उदाहरण के लिए 1824 में जवानों के 40वें रेजिमेंट ने, जो बैरकपुर में था, समुद्री रास्ते से बर्मा जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका धर्म उन्हें समुद्र को पार करने की अनुमति नहीं देता था। यहाँ विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जवानों के जो 40वें रेजिमेंट थे, जो बैरकपुर में था, वह समुद्र रास्ते से जाने से इनकार कर देते हैं। निश्चय ये हिंदू धर्म से संबंधित थे।
और वे अपने धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित थे, क्योंकि उनके शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में समुद्र पार करने को या समुद्र लांघने को पाप के समान माना गया है। और उस समय लोग अपने धर्म के प्रति और सजग रहते थे, पूरी निष्ठा से अपने धर्म का पालन करते थे। इन सब कारण से वे समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से इनकार कर देते हैं। इसके जवाब में अंग्रेजों ने काफ़ी बेरहमी दिखाई। रेजिमेंट को विघटित कर दिया गया तथा कुछ नेताओं को मौत के घाट उतार दिया। 1844 में 7 बटालियनों ने वेतन और भत्ते के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया। यहाँ तक कि 1837-1842 के अफगान युद्ध के समय सैनिक एकदम विद्रोह पर उतर आए थे। इन सभी कारणों के साथ साथ वेतन और भत्ते को लेकर भी विद्रोह हुआ। इसलिए कई बार खासकर अफगान युद्ध के समय सैनिकों ने एकदम विद्रोह करने पर उतारू हो गए थे। सिपाहियों की तरह भारत की आम जनता भी अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध विद्रोह पर उतर आई। इनमें से कच्छ 1816 से 32 कोल तथा संथालियों के विद्रोह प्रमुख हैं। परंतु 1857 के विद्रोह की विशेषता यह थी कि यह सैनिक तथा आम जनता का मिला जुला विद्रोह था। दोनों के परस्पर सहयोग ने इस विद्रोह को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया था। तात्कालिक कारण। वातावरण इतना उत्तेजनापूर्ण था कि छोटी वजह भी विद्रोह का कारण बन सकती थी। जैसे ग्रीस लगे कारतूस का प्रसंग हम सभी ने सुना है, और उस समय यह कितना गंभीर था कि यह कारण अकेला ही विद्रोह की शुरुआत कर सकता था। यह सूखी लकड़ियों के ढेर के समान था जिसे आग लगाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता थी। नए एनफील्ड राइफल की कारतूस से जिन्हें सेना में तुरंत लाया गया था, उनको ढकने के लिए ग्रीस लगा पेपर होता था जिसे राइफल में भरने से पहले दांत से काटना पड़ता था। कई बार ग्रीस गाय व सूअर की चर्बी से बना होता था। इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाही क्रुद्ध हो उठे और उन्हें विश्वास हो गया कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करना चाहती है। तो ये उस समय के ऐसे तत्कालिक कारण थे जो 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे, और जिन कारणों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ उस समय के सैनिक तथा आम जनता को 1857 के विद्रोह के लिए उकसाया या फिर मजबूर किया। तो आज के इस वीडियो में हमने 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों को पढ़ा और समझा। उम्मीद है आप एक बार इसे सुनेंगे तो ये पूर्ण रूप से आप इसे समझ जाएंगे। अगर फिर भी कहीं पूर्ण रूप से ना समझे तो इसे 1 से 2 बार सुनिए। आपको हमेशा के लिए यह विषय अच्छी पकड़ के साथ समझ में आ जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।